हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो हम देखने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस, उसके बाद है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस फिजियोलॉजी, हार्मोन सिंथेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ऐसे टॉपिक्स है। तो हम शुरुआत करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का बेसिक क्या है वो आज हम जानेंगे। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस किस तरह से काम करता है, कौन सी स्पेक्ट्रम जरूरी है फोटोसिंथेसिस में। ओके, उस स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइट जरूरी है, और रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, ये सब हम आज के वीडियो में जान लेंगे। तो चलते हैं हमारे वीडियो के साथ, और नोटबुक साथ में लेके बैठे, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करके रखिए, और बाद में इसे रिवाइज करिए। इसको आपको बहुत हेल्प मिलेगा रिवाइज करके, क्योंकि बाद में आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वीडियो देखते देखते आप अपनी खुद की नोटबुक बनाइए, नोटबुक में सब चीज़ें नोट डाउन कीजिए। इसके वजह से आपको अच्छी तरह से नॉलेज आ जाएगी। तो चलते हैं वीडियो के साथ। और आपको जो इस वीडियो पसंद आ गया, ये वीडियो जो जो आपको पसंद आ गया, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हमें पता है हम इंसान दो प्रकार के फूड मटेरियल खाते हैं। एक होता है वेज, जो सीधे प्लांट से आता है, और दूसरा होता है नॉन वेज। पर हमें क्या पता है दोस्तों कि प्लांट्स फूड मटेरियल कैसे बनाते हैं। हम इंसान दो प्रकार के फूड मटेरियल खाते हैं। एक तो वेज, जो सब्जी है और या फल है, वो सीधे कहाँ से आते हैं, तो प्लांट से आते हैं। और एक प्रकार की फूड मटेरियल हम खाते हैं, वो जो है नॉन वेज, मतलब मांस या मच्छी। वो कहाँ से आते हैं, तो एनिमल्स के, मतलब फिश से आते हैं, या बाकी के कोई एनिमल्स हो गए जो हम खा सकते हैं वो। और ये जो एनिमल्स है वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स फूड मटेरियल के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो क्या खाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और वो बड़ा सवाल सुलझाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया और रिसर्च करके हमें बताया कि प्लांट्स फूड मटेरियल के लिए कैसे डिपेंड होते हैं। तो हम सभी को पता है प्लांट्स बड़े होते हैं, मतलब पेड़ पौधे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद वो फल देते हैं। ठीक है, तो वो बड़े कैसे होते हैं, बड़े होने के लिए कुछ खाना पड़ता है। जैसे कि हम इंसान, जैसे कि हम 1 साल के होते हैं, उतने ही 25 साल के नहीं होते, हम कुछ बढ़ जाते हैं, और उसके बीच में हमने बहुत सारे फूड मटेरियल को खा लिया होता है। कई सारे प्रकार के फल खाए हुए, कई सारे प्रकार के हमने सब्जियां खाई हुई, कई सारे प्रकार की हमने मांस खाई है, मच्छी या मटन, चिकन, जो भी हो। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स कुछ खाते हैं। तो वो प्लांट्स क्या खाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और लगभग 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। जो ड्राई एटमॉस्फेयर में, जो ड्राई एयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट है, तो 0.04%। ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21%, उससे भी ज्यादा प्रेजेंट है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% होता है। वाटर मोलिक्यूल्स जो जमीन में होते हैं, या उसका अल्टीमेट सोर्स है रेन, जो बारिश की वजह से आते हैं, उसका इस्तेमाल करके और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके प्लांट्स क्या बनाते हैं, फूड मटेरियल बनाते हैं। इसके साथ ही प्लांट्स को और क्या चाहिए, तो एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किससे मिलती है, तो सन से मिलती है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो सन है। ठीक है, इसके बाद प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद, मतलब फूड मटेरियल बनाने के बाद प्लांट्स क्या करते हैं, खुद के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करके जो ज्यादा मटेरियल तैयार किया है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और वही मटेरियल हम इंसान क्या करते हैं, खाते हैं। और जो इसके बाद भी वो क्या करते हैं, और एक मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, उसका नाम है ऑक्सीजन। अभी कोरोना के दिनों में हमें पता है कि ऑक्सीजन की अहमियत क्या है, वो कितना जरूरी है सब चीजों के लिए।
तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है वो कहाँ से आता है, तो दो वर्ड के कॉन्जुगेशन से वो तैयार किया गया है। फोटो मीन्स फोटोन जो सन से आते हैं, और सिंथेसिस मतलब कंजक्शन और कॉन्जुगेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से मॉलिक्यूल, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनाने का काम मतलब सिंथेसिस। इसकी वजह से इस रिएक्शन को नाम दिया है फोटोसिंथेसिस। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस सब ग्रीन पोर्शन है प्लांट्स के, वहां पे होता है फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन पोर्शन मतलब ज्यादातर लीव्स में फोटोसिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, तो लीव्स में भी कई सारे टिश्यूज होते हैं, जैसे प्लांट्स में, और कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीव्स, स्टेम, रूट्स, ये प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लीफ एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन में कई सारे प्रकार के टिश्यूज है। उस टिश्यूज में कहाँ पे होता है, ज्यादातर मेसोफिल सेल्स है, उसमें ये फोटोसिंथेसिस किया जाता है। और फोटोसिंथेसिस सेल्स में भी कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट खुद एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, वो इवोल्यूशन के दौरान में कुछ सेल्स ने एनगल्प किया है, और उसी सेल को हम आज क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में भी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो ग्रैनम में। ग्रैनम किस चीज से बनते हैं, तो थाइलाकॉइड से। हम वो भी देखेंगे, वो थाइलाकॉइड कहाँ से आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब क्लोरोप्लास्ट में, वो भी हम देखेंगे। ग्रैनम इज ए प्लूरल वर्ड, वैसे ही हम सिंगुलर के ग्राना कहते हैं, एक सिंगल ग्रैनम को हम ग्राना कहते हैं। तो थाइलाकॉइड की वजह से क्या तैयार होते हैं, ये ग्रैनम तैयार होते हैं। वो कैसे तैयार होते हैं, तो मान लीजिए ये एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के जो इनर का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसे उस साइटो जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का भी साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि ये वो एक खुद का एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो उस साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, तो स्ट्रोमा कहते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं कहते। तो वो स्ट्रोमा में ग्रैनम होते हैं। वो ग्रैनम किस चीज से बनते हैं, तो थाइलाकॉइड से बनते हैं। ये जो सिंगल दिखाया है वो क्या है, थाइलाकॉइड है। वो थाइलाकॉइड कहाँ से बनता है, तो वो थाइलाकॉइड बनते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन से। ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है, इनर साइड में फोल्ड हो जाती है कुछ इस प्रकार से। और फोल्ड होने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स है, कुछ एंजाइम्स है, वो क्या करते हैं, इस इनर जो मेम्ब्रेन फोल्ड हुए उसको यहाँ से कट करते हैं। ऐसे खूब बहुत सारे मेम्ब्रेन्स तैयार होते हैं, और उसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड क्या होते हैं, फिर एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होते हैं, और हम इसे ही कहते हैं ग्रैनम। इसके बाद क्या होता है, ये एक के ऊपर जैसे सैंडविच तैयार होता है, वैसे ही ये थाइलाकॉइड्स अरेंज होके सैंडविच बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो इनर वाले मेम्ब्रेन्स है उस पर प्रेशर क्रिएट होता है, और ये प्रेशर क्या होता है, इस प्रेशर की वजह से जो इनर के मेम्ब्रेन्स है थाइलाकॉइड्स के, वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इसे हम कहते हैं एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। एप्रेस्ड मीन्स दबी हुई मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या होती है, टुकड़ों में टूट जाती है, और इसी मेम्ब्रेन पर होता है लाइट रिएक्शन। वैसे हमें पता है फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो दो फेज में चलती है, एक लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज मतलब जिसमें सिर्फ एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, एटीपी, एनएडीपीएच। वो हम आगे देखेंगे किस प्रकार एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। और उसके बाद वो एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल जो लाइट फेज में तैयार हुए हैं, वो डार्क फेज में इस्तेमाल करके कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्जन किया जाता है। वैसे हम सिंपली डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की बना सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोप्लास्ट।
और हम और एक डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन विद द हेल्प ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोप्लास्ट. Okay, carbon dioxide and water molecules are a raw material for the photosynthesis. ठीक है. जो एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है, जो दबी हुई मेम्ब्रेन है, वो टुकड़ों में टूट जाने के बाद यहाँ पे शुरू होता है लाइट रिएक्शन. ओके, लाइट रिएक्शन होने के लिए हमें क्या जरूरत है, तो फोटोसिस्टम्स की, एक स्पेक्ट्रम्स की, क्योंकि फोटोसिस्टम्स और फोटोसिंथेसिस एक चुनिंदा ही वेवलेंथ में काम करते हैं. उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं. जो हम रेनबो में देखते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो कलर्स है वो सिर्फ विजिबल लाइट में ही दिखती है और उसकी वेवलेंथ है लगभग 380 नैनोमीटर से शुरुआत होके 700 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है. वैसे गैमा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, वायलेट, ये बहुत सारे रेज एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं. जो एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है, जो दबी हुई है, जो टुकड़ों में बट चुकी है, वहां पे दोनों फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं. आपको सभी को पता है दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. ठीक है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कहाँ पे होती है, ये एप्रेस्ड मेम्ब्रेन और दबी हुई मेम्ब्रेन पर. और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है, जो टुकड़ों में बटी हुई नहीं है, वो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन. और इसी मेम्ब्रेन पर होते हैं फोटो सिस्टम 1. इसका मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, वो कहाँ पे होता है, ये नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर. और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर. ठीक है, क्योंकि वहां पे बोथ फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है. और हमें सभी को पता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करने के लिए दोनों फोटो सिस्टम का मौजूद होना जरूरी है. और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करने के लिए सिर्फ फोटो सिस्टम 1 का इस्तेमाल किया जाता है. तो चलिए आगे देखते हैं. और जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के इनर स्पेस को, जो बीच का गैप होता है, उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन. ठीक है, इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. हम वो भी देखेंगे उस हाइड्रोजन एलिमेंट्स का क्या होता है, उस वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, क्यों उसमें ल्यूमेन में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, वो भी हम देखेंगे. ठीक है, कुछ इस प्रकार से थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन अरेंज हुई होती है. वहां पे बहुत सारे फोटो सिस्टम्स है, जैसे कि ये फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 है. ठीक है, और मैं जैसे ही मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है जो विजिबल लाइट में होती है. वैसे ही हमें कुछ फोटो सिस्टम्स की जरूरत होती है. फोटो सिस्टम्स के बाद हमें क्या जरूरत होता है, एटीपी सिंथेस जरूरी होता है, और वाटर मॉलिक्यूल जरूरी है, डे टाइम जरूरी है जहाँ से सनलाइट होती है, एनर्जी मिलती है. ठीक है, और एक दो बड़े मॉलिक्यूल्स साइटोक्रोम B6F मॉलिक्यूल्स हमें ल्यूमेंस में प्रेजेंट होने चाहिए. उसी के बाद ही फोटोसिंथेसिस चल सकता है. ये बेसिक्स कंपोनेंट्स है, बेसिक एलिमेंट्स है और बेसिक जरूरत है फोटोसिंथेसिस एक्टिवेट करने के लिए. तो क्या होता है, सन से एनर्जी निकलती है, किस रूप में, तो फोटॉन्स के रूप में. तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मूवमेंट करके फोटॉन्स कहाँ पे आते हैं, इस फोटो सिस्टम्स में. ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, जो ये दो पिक के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं. अगर हम गौर करें तो सन के पास जो दो पिक की जो डिस्टेंस है, दो पिक में जो डिस्टेंस है वो कम है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नैनोमीटर इसका वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है. और इसका मतलब है यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है. जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ जाती है वैसे वैसे क्या होता है, एनर्जी कम हो जाती है. जैसे हम देख सकते हैं इस दो पिक में वेवलेंथ और दो पिक में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी कम है. हमें सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी वेवलेंथ नैनोमीटर लाइट चाहिए, दो फोटो सिस्टम के लिए दो अलग अलग नैनोमीटर, दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट चाहिए. फोटो सिस्टम
सेकेंड के लिए हमें कितने नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट चाहिए, तो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। और फोटो सिस्टम 1 के लिए कितनी वेवलेंथ की लाइट चाहिए, तो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के। इसके बाद ही ये एक्टिवेट होता है। जो सेंटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है, आपको बता दूं, दोनों फोटो सिस्टम्स में डिफरेंस सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का होता है, बाकी सब मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं। जो रिएक्शन सेंटर में जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का, उसी में डिफरेंस होता है। जो फोटो सिस्टम सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, यहाँ पे ल्यूमेन में एक मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। मीन ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए क्या हो चाहिए, हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत है। क्योंकि अगर हमने एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया तो उससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन है O- सिंगल मॉलिक्यूल, वो रिलीज होगा, और इसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ROS। वो क्या करती है, सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सभी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करना शुरू करती है, टुकड़ों में तोड़ देना शुरू करती है। इसलिए हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। इसलिए ये ऑक्सीजन तैयार होता है, ये ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, और ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है, जो हम सभी इंसान, सभी एनिमल्स और सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं, प्लांट छोड़कर। ठीक है, इस वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने के बाद हमें क्या क्या मिलता है, तो 4 हाइड्रोजन मिलते हैं, प्लस उसी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए टोटल 8 फोटॉन्स की जरूरत होती है। उसके बाद क्या होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये फोटो सिस्टम्स के रिएक्शन सेंटर में जाते हैं। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 2-2 करके इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं, और यहाँ से फोटो सिस्टम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर, फोटो सिस्टम सेकंड से निकलकर साइटोक्रोम B6F से होकर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है। वो मॉलिक्यूल फेरी बोट की तरह काम करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, और वो इस वाले किनारे पर, जैसे ही फेरी बोट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक किनारे से सामान लेते हैं और दूसरे किनारे तक पहुंचा देते हैं। वैसे ही ये बीच वाला मॉलिक्यूल काम करता है। साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और फोटो सिस्टम 1 को देता है, और ये 1 क्या करता है, ऊपर की तरफ स्ट्रोमा की तरफ इस इलेक्ट्रॉन्स को भेज देता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे NADPH2 तैयार हो जाता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे उसी के साथ चल रही होती है, आपको बता दूं, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स इस साइटोक्रोम B6F से निकलते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ल्यूमेन में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ ल्यूमेन में हो गए, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के 4, और इस साइटोक्रोम B6F से निकले हुए 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 4 कैसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन अंदर भेजते हैं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जो 2 वाटर मॉलिक्यूल से आते हैं। तो टोटल कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गए, तो टोटल 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गए। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहाँ से बाहर जाते हैं, तो इस ATP सिंथेज मॉलिक्यूल है, वहां से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, at a time only 4 hydrogen can pass through this ATP synthase. Okay, these 3 hydrogens required for the rotation of this ATP synthase machinery to synthesize single ATP molecule
and one hydrogen molecule is required to attach this inorganic phosphate to the this inorganic phosphate on the ADP molecule. After that, this ADP is converted into ATP. Okay, वैसे हमें टोटल 2 ATP मिल जाते हैं और एक NADPH2 मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। उसी प्रकार यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है जो कि नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर होता है, ग्राइनम के आउटर मेम्ब्रेन पर होता है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, तो ग्राइनम के एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर, जो बीच में दबी हुई टुकड़ों में बटी हुई मेम्ब्रेन होती है वहां पे होता है। ठीक है, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में है वहां पे कोई वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होता। यहाँ पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके रिएक्शन सेंटर में मौजूद होते हैं। जैसे ही बाहर से इसे लाइट एनर्जी मिल जाती है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर स्ट्रोमा से जाकर, स्ट्रोमा से होकर इस साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम 6F कॉम्प्लेक्स से निकलकर बाद में फिर से फोटोसिस्टम 1 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फ्लो बताया उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जैसे इस साइटोक्रोम एलिमेंट से और साइटोक्रोम मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही दो हाइड्रोजन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम मूव होते हैं, वैसे ही दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इस साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स से निकल जाते हैं। टोटल कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अंदर आए, तो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे भी होता है एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल। एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल क्या करता है, जो दोनों सिस्टम्स है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड जो ये दो सिस्टम्स होते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को, उसे सेपरेट करने में ये मदद करते हैं एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल। और दो फोटो सिस्टम्स को सेपरेट करने के लिए कौन बीच में होता है, तो ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। ठीक है, ये हाइड्रोजन्स क्या करते हैं, तो इस एटीपी सिंथेज से बाहर होते हैं और बाहर होने के बाद क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन्स एक एटीपी मॉलिक्यूल को तैयार करने में खर्च हो जाते हैं। तो इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से हमें एक एटीपी मॉलिक्यूल मिल गया और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिल गए। उसी के साथ एक NADPH2 भी मॉलिक्यूल मिल गया, और एक NADPH2 मॉलिक्यूल मतलब लगभग 3 एटीपी मॉलिक्यूल होता है। मतलब हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कितने मॉलिक्यूल मिल गए, तो टोटल 5 एटीपी मॉलिक्यूल मिल गए। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स बाद में किस में यूज किए जाते हैं, तो स्ट्रोमा में जो डार्क फेज होता है, जो C3 साइकिल है या C4 साइकिल है, कैम साइकिल है, जो अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं, उसमें ये एटीपी मॉलिक्यूल्स, ये NADPH2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब डार्क फेज इज टोटली डिपेंड ऑन लाइट फेज, और दोनों भी फेज है वो डे टाइम में ही चलते हैं, क्योंकि जो रूबिस्को एंजाइम है जो C3 साइकिल में या C4 कैम में जो लगता है, वो सिर्फ डे टाइम में एक्टिवेट होता है, और नाइट टाइम में पेपकेज मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज वो नाइट टाइम में क्या काम करता है, जो कि ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स में पाया जाता है, उसे हम कैम प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, वो हम किसी और लेक्चर में हम देख लेंगे। तो हमने बात की थी एक स्पेक्ट्रम की, तो हमें किस स्पेक्ट्रम की जरूरत है, विजिबल लाइट की। वैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ये सब वेव्स इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने बताया कि सन की तरफ कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है, जो 2 पिक में डिस्टेंस होता है तो वो कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सन है और यहाँ पे क्या है, अपनी अर्थ है। तो विजिबल लाइट कहाँ से शुरू होते हैं, तो 380 नैनोमीटर से शुरुआत होती है, तो 780 नैनोमीटर तक ये विजिबल लाइट होती है। जो हम विबग्योर, जो रेनबो देखते हैं, वो सब क्या है, विजिबल लाइट है, जो हमें 7 कलर की दिखाई देती है। उसमें भी एब्सॉर्प्शन, जो लाइट का एब्सॉर्प्शन होता है वो स्पेसिफिक लाइट में होता है, स्पेसिफिक कलर में होता है।
ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलर में आपको एब्सॉर्प्शन ज्यादा दिखाई देता है, और इसी कलर्स में आपको ज्यादातर रेड कलर में आपको फोटोसिंथेसिस दिखाई देगा। एब्सॉर्प्शन आपको ब्लू और ग्रीन में ज्यादा दिखाई देगा, तो रेड कलर में आपको क्या दिखाई देगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो क्लोरोफिल ए कम वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल करता है, मतलब 380 और 400 टू 500 के बीच वाली वेवलेंथ को लाइट एब्सॉर्ब कर लेता है। उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट क्लोरोफिल भी एब्सॉर्ब करता है। उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट कैरोटिनॉइड्स को इस्तेमाल होती है, और कैरोटिनॉइड्स एक्टिवेट होता है। मतलब कैरोटिनॉइड्स को सबसे कम एनर्जी चाहिए एब्सॉर्प्शन के लिए, क्लोरोफिल बी को थोड़ी सी ज्यादा, और क्लोरोफिल ए को सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन की सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ चाहिए होती है। ये एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट और एब्सॉर्प्शन किस में ज्यादा होता है, कौन ज्यादा करता है, ये दिखाने के लिए ये ग्राफ बनाया गया है। उसके बाद है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो रेड लाइट में 600 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ में। ठीक है, ये रेट ऑफ सिंथेसिस मींस activation of photosynthesis, active radiation for the photosynthesis. Absorption and activation both are different things. Photosynthesis is started after absorption of light, और एक एक्सपेरिमेंट ऐसे ही भी किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। एक जार में क्या किया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव बैक्टीरिया ले लिए, और यहां से नीचे क्या किया, विजिबल लाइट की लाइट दे दी। तो विबग्योर जो कलर है, तो वो कलर की लाइट नीचे से हमने इस जार को दे दी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिखाई दिया, तो सारे बैक्टीरियाज है वो दो ही रीजन में ज्यादातर ग्रो हो गए। एक है ब्लू रीजन में और रेड रीजन में, और उससे थोड़े से कम ग्रीन रीजन में। इसका मतलब क्या है, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ज्यादातर का किस लाइट में होता है, तो रेड, ब्लू और ग्रीन में। और लाइट का एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, तो ब्लू, रेड और ग्रीन में। ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। और एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं पर्पल बैक्टीरिया, उसे अल्ट्रावायलेट से लेकर इंफ्रारेड वेवलेंथ की लाइट चल सकती है। वो उस लाइट में, उस स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिसे हम पर्पल बैक्टीरिया से नाम के पर्पल बैक्टीरिया नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जनरली रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और conjugated or constructed to form a one glucose molecule, and the structural formula of glucose is CnH2nOn, means C6H12O6 is a glucose, and another byproduct is released into air known as a oxygen. 6 molecules of oxygen are released into environment with the one reaction of photosynthesis। और इस्तेमाल क्या किया है, तो सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, आगे का जो पार्ट है डार्क फेज का जो और लाइट फेज का, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लाइट फेज में और डार्क फेज में डिफरेंस क्या है, और लाइट फेज में भी जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसमें डिफरेंस क्या है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद डार्क फेज में जो साइकिल्स होते हैं, C3 साइकिल, कैम साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, C4 साइकिल, उस सभी साइकिल को हम 1 बाय 1 चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो। धन्यवाद, शुक्रिया।